आज हम यूनिट 3 व्यवसायिक पर्यावरण को ही कंटिन्यू करेंगे। इसके आगे के टॉपिक को जानेंगे जो है विमुद्रीकरण। विमुद्रीकरण बच्चों जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में नोटबंदी कहते हैं। अभी 2016 में हमने देखा था नोटबंदी क्या होती है। जो पहले से प्रचलित नोट होते हैं उन्हें कुछ निश्चित समय के बाद बंद कर देना नोटबंदी कहलाती है। जो निश्चित समय दिया जाता है उसके बाद उन नोटों का कोई मूल्य नहीं रह जाता, वह एक कागज के टुकड़े के समान। जी हाँ, जो नोटबंदी का अर्थ होता है कोई प्रचलित नोट जिसे एक निश्चित समय के बाद चलन में बंद कर दिया जाता है उसे कहा जाता है नोटबंदी। हमने 2016 में देख ही चुके हैं हम उस सभी को। जो इसका सामान्य उद्देश्य होता है नोटबंदी का, विमुद्रीकरण का जो सामान्य उद्देश्य होता है वो यही होता है कि काला बाजारी जो भ्रष्टाचार चल रहा है या जो आतंकवादी लोग जाली नोटों को चला रहे हैं इन सबको बंद करना ही नोटबंदी का मुख्य उद्देश्य होता है। यह कब हुआ? भारत में नोटबंदी 2 बार हुआ है। पहली बार जब नोटबंदी हुई थी तब जनवरी 1978 में प्रधानमंत्री मोरारजी जी देसाई जी के नेतृत्व में हुई थी, जिसमें 1000 और 5000 और 10,000 के नोटों को बंद किया गया था। और दूसरी बार नवंबर 2016 में नोटबंदी की गई जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई, जो अर्धरात्रि में 500 और 1000 के नोटों को बंद किया गया। अब हम जानेंगे कि सन 2016 में जो नोटबंदी हुई उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। सबसे पहला, काला धन को रोकना। काला धन वह होता है जो लोग कमाते हैं गैर व्यापारिक तरीके से, गैर कानूनी तरीके से जो पैसा कमाया जाता है और उसको लोग अपने पास रखते हैं बिना सरकार की अनुमति के, बिना किसी कर दे के, तो ऐसे धन को काला धन कहा जाता है, जिसको बंद करना एक इसका मुख्य उद्देश्य था। भ्रष्टाचार पर रोक लगाना, आतंकवाद उग्रवाद के चलाने के लिए जो जाली नोट बनाए जाते हैं उन पर रोक लगाना, राजनीतिक चंदे के रूप में दिए जाने वाले अवैध धन पर रोक लगाने के उद्देश्य से बच्चों 2016 में नोटबंदी की गई थी। अब हम जानेंगे विमुद्रीकरण के लाभ, इससे क्या क्या लाभ होते हैं। पहला है काला धन पर प्रहार, आतंकवाद उग्रवाद पर चोट, आतंकवाद खत्म होने लगता है, उन पर भारी मार पड़ती है नोटबंदी से। कर संग्रह में वृद्धि, नोटबंदी से ज्यादा कर संग्रह हो पाता है। आर्थिक विकास में वृद्धि, जब कर संग्रह टैक्स ज्यादा होने लगेगा कलेक्शन तो हमारी आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगती है। सस्ती बाजार दरों, ब्याज दरों पर ऋण प्राप्त होना और जाली नोटों के चलन से बाहर करना और रोजगार में वृद्धि करने के लिए विमुद्रीकरण किया जाता है। अब हम जानेंगे बच्चों विमुद्रीकरण के नकारात्मक प्रभाव। इसके क्या नकारात्मक प्रभाव पड़े जो 2016 में नोटबंदी हुई, इसके नकारात्मक प्रभाव क्या थे। विमुद्रीकरण से देश के पर्यटन उद्योगों को धक्का लगा, जिससे विमुद्रीकरण के बाद यह उद्योग मंदी की चपेट में आ गए। इनमें बिल्कुल भी आय नहीं हो रही थी। देश के सकल घरेलू उत्पाद जिसे जीडीपी कहा जाता है की दर कम होने लगी। आज वर्तमान में हमारे देश में 10, 20, 50, 100, 200, 500 और 2000 का नोट चलन में है। 1, 2 और 5 का नोट चलन में है, लेकिन इनका मुद्रण, इनका छपाई बंद हो चुकी है। जो पहले से छपे हुए हैं उनको चलन में लिया जा रहा है, यूज किया जा रहा है। अब 1, 2 और 5 के सिक्कों का मुद्रण किया जा रहा है। अब हम जानेंगे भारत की नई आर्थिक नीति जो 1991 में सरकार द्वारा बनाई गई थी, क्योंकि 1991 में जब देखा गया औद्योगिकरण का विकास नहीं हो रहा था, हमारे देश का आर्थिक विकास रुक सा गया था, तब इस आर्थिक नीतियों में सुधार किया गया और एक नई आर्थिक नीति बनाई गई जिसे उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण के नाम से जाना जाता है। बच्चों, वैश्वीकरण को विश्वव्यापीकरण और भूमंडलीयकरण के नाम से भी जाना जाता है। उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण को हम एक एक करके जानेंगे ये क्या होते हैं। सबसे पहले देखेंगे उदारीकरण। उदारीकरण में जब सरकार की नीतियां बनाई गई तो उनको इतना सरल और उसमें जितने भी प्रतिबंध थे उन सबको हटा दिया गया और जो प्रतिबंध थे भी उनको शिथिल कर दिया गया कि अकॉर्डिंग टू परिस्थिति उन प्रतिबंधों को बदला जा सके, जिससे लोग आसानी से व्यापार और उद्योगों को स्थापित कर सके। उदारीकरण के जो उद्देश्य होते हैं बच्चों
जो थे लाइसेंस परमिट पर लगे सारे नियंत्रणों को हटा दिया गया, समाप्त कर दिया गया। लाइसेंस प्राप्त करने की अब उद्योगों को स्थापित करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रही। उद्योगों की स्थापना को सरल कर दिया गया, उत्पादकता को उदार एवं सरल मुक्त बना दिया गया, बजट घाटा कम करके मुद्रास्फीति को नियंत्रण किया गया, भुगतान संतुलन को अनुकूल बनाया और आर्थिक विकास की प्रक्रिया में आई रुकावट को दूर किया गया उदारीकरण को अपनाकर। प्रत्यक्ष विदेशी विनिमय को बढ़ावा देना, बीमार सार्वजनिक क्षेत्रों में गतिशीलता तथा कुशलता लाना। जी हाँ, बीमार सार्वजनिक क्षेत्र जैसे सरकारी कार्यालय होते हैं जो काम करने में बहुत ही दिक्कत देते हैं, तो ऐसे क्षेत्रों को समाप्त करके उनमें गतिशीलता और उनमें कुशलता लाना। लाल फीताशाही, अक्षमता तथा संसाधनों के अपव्यय पर रोक लगाना, कृषि क्षेत्र का तीव्र विकास करना और अनुसंधान एवं नवाचार पर सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ ध्यान देना। विश्व अर्थव्यवस्था के साथ बेहतर सामंजस्य स्थापित करते हुए गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, आर्थिक विषमता जैसी मूलभूत समस्याओं को यथा संभव कम करना ही उदारीकरण का मुख्य उद्देश्य था। अब हम जानेंगे निजीकरण। जी हाँ बच्चों, आर्थिक सुधार 1991 को प्रारंभ करने के साथ ही निजीकरण को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। जो सार्वजनिक क्षेत्र थे उन्हें निजीकरण किया गया, उन्हें निजी हाथों में सौंपा गया और कुछ सार्वजनिक क्षेत्र जो नए स्थापित किए जा रहे थे उनको सीधा निजी हाथों से ही स्थापित किया जाने लगा, जिससे उसमें और सरलता आ गई और व्यापार विकास करने लगे। हम जानेंगे निजीकरण की विशेषताएं। सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका की कम सार्वजनिक क्षेत्र की जो भूमिका थी उसको धीरे धीरे कम किया गया और निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया गया। स्थायी रूप से घाटे में चल रहे सार्वजनिक क्षेत्रों को विनिवेश किया गया। विनिवेश मतलब उन्हीं क्षेत्रों को जो सार्वजनिक जो सरकार के हाथों में क्षेत्र थे और उनमें घाटा चल रहा था तो उनको विनिवेश किया गया निजी हाथों में। प्रबंध को प्रभावशाली बनाना, सार्वजनिक क्षेत्र से प्रतियोगिता कर निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना और सरकारी नियंत्रणों को कम करना। इन्हीं उद्देश्यों के लिए, इन्हीं विशेषताओं के कारण सभी सार्वजनिक क्षेत्रों को निजीकरण में बदला गया और निजीकरण को बढ़ावा दिया गया। अब हम जानेंगे निजीकरण के लाभ। क्या क्या लाभ हुए हमें निजीकरण को अपनाकर अपने भारत में? कुशलताओं में वृद्धि। जी हाँ, पहले जो कार्य कठिनाई से होता था अब वही कार्य ठीक ढंग से, सरलता से और कुशलता से पूर्ण किया जाने लगा। प्रतियोगिताओं में वृद्धि होने लगी। आज हमारे देश में स्थापित उद्योग और व्यवसाय विदेशों से भी प्रतियोगिता कर रहे हैं। पूंजी में जो कमी आती थी उनको दूर किया गया। तीव्र विकास होने लगा। जीवन स्तर में वृद्धि होने लगी। सरकारी बजट के घाटे में कमी आने लगी। कुशल उत्पादन होने लगा और आर्थिक समृद्धि बढ़ गई। निजीकरण के यही लाभ थे। अब हम जानेंगे बच्चों वैश्वीकरण, जिसे भूमंडलीकरण भी कहा जाता है। वैश्वीकरण हमारे देश के व्यापार को विश्व के हर एक देश से जोड़ना। जो वस्तु हम यहाँ उत्पादित कर रहे हैं उनका क्रय विक्रय, सेवाओं का क्रय विक्रय विदेशों तक करना बिना किसी प्रतिबंध के, उसे कहा जाता है वैश्वीकरण। और यह भी एक नई आर्थिक सुधार की नीति के अनुसार इसको भी चलाया गया। वैश्वीकरण की जो विशेषताएं हैं वह है, वैश्वीकरण में अन्य देशों के साथ आपसी विनिमय में वृद्धि हुई। हम दूसरे देशों से वस्तुओं का आदान प्रदान करने लगे बिना किसी प्रतिबंध के, नियंत्रण के। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का भारत में तेजी से आगमन हुआ, जिससे हमें भी दूसरी कंपनी और अच्छी चीजों को प्रयोग करने में आसानी होने लगी। भारत की कंपनियों द्वारा विदेशों में शाखाएं खोला जाने लगी। विदेशी निवेश में अनुकूल वृद्धि होने लगी, जिससे हमारे देश की आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी। इसके उद्देश्य, वैश्वीकरण के जो उद्देश्य थे वह थे नवीन तकनीकों का आगमन, मतलब नई नई टेक्नोलॉजी का आगमन हुआ। जब हम विश्व के और अन्य देशों से जुड़े तो हमें वहाँ की नई नई तकनीकों का पता लगा, जिससे हम उन तकनीकों को अपने देश में उपयोग में लाने लगे। जीवन स्तर में वृद्धि हुई। जब हम विश्व के अन्य देशों से जुड़ते हैं तो वहाँ के जीवन स्तर को देखकर हम अपने जीवन स्तर में भी वृद्धि करने लगते हैं। तीव्र आर्थिक विकास हुआ। जब विदेश से मुद्रा हमारे देश में आने लगी, विदेशी मुद्रा बढ़ने लगी, पूंजी की मात्रा बढ़ने लगी, जिससे हमारे देश के आर्थिक विकास में भी वृद्धि होने लगी। विदेशी व्यापार में वृद्धि हुई। हमने अपने व्यापार को विदेशों में किया और विदेशों से व्यापार जो आया वो हमारे देश में हुआ, जिससे विदेशी व्यापार को बहुत अधिक वृद्धि
विदेशी मुद्रा कोष में वृद्धि हुई, विदेशी निवेशक बढ़े हमारे देश में, विदेशों से लोग अपनी पूंजी को निवेश करने के लिए उत्साहित हुए और आगे आए, विदेशों में रोजगार के अवसर मिलने लगे। अब हमारे भारत के जो लोग हैं वो विदेशों में जाकर रोजगार प्राप्त आसानी से कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि मिली। तो बच्चों ये थे वैश्वीकरण के उद्देश्य, आर्थिक सुधारों के प्रमुख उद्देश्य। बच्चों आर्थिक सुधार जो 1991 में सरकार द्वारा किए गए थे उसके मुख्य उद्देश्य क्या थे? सबसे पहला जो उद्देश्य था वह था नवीन औद्योगिक नीति। जो औद्योगिक नीतियां पहले से चली आ रही थी उनको हटाकर एक नई औद्योगिक नीति बनाई गई, जिसके कुछ नीचे दिए हुए हैं, देखेंगे। सबसे पहला है लाइसेंस से मुक्ति। जी हाँ बच्चों, उद्योगों को लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया। कई उद्योगों को लाइसेंस बनाने की अब आवश्यकता नहीं रही। कुछ उद्योग थे जो 6 प्रकार के उद्योग हैं, इनमें लाइसेंस बनाना अनिवार्य था। वह है अल्कोहल पेय, सिगरेट, प्रतिरक्षक उपकरण, औद्योगिक विस्फोटक, खतरनाक रसायन और ड्रग्स। ये वह उद्योग हैं जिनके लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है। बाकी अन्य उद्योगों के लिए लाइसेंस अनिवार्य नहीं है। दूसरा है पंजीकरण की समाप्ति। पंजीकरण अब उद्योगों के लिए अनिवार्य नहीं है, बल्कि ऐच्छिक है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। विदेशी निवेश प्रोत्साहन बोर्ड की स्थापना। पहले विदेशों का निवेश हमारे भारत में नहीं होता था, लेकिन जब विदेशों को निवेश की अनुमति दे दी गई तब उसको प्रोत्साहित करने के लिए एक बोर्ड की स्थापना की गई। अगला है तकनीकी आयात पर छूट। जी हाँ, पहले टेक्नोलॉजी को आयात नहीं किया जा सकता था, उस पर बहुत सारे प्रतिबंध थे। धीरे धीरे इसको आयात करने के लिए छूट दी गई, जिससे हमारे देश में बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ गई है। सार्वजनिक क्षेत्रों के प्रभाव को कम करना। पहले सारे उद्योगों पर सरकार का स्वामित्व हुआ करता था, सरकार की नीतियां ही चलाई जाती थी, लेकिन अब धीरे धीरे उनका स्वामित्व कम कर दिया गया। अगला है नवीन व्यापार नीति। जो व्यापार की नीतियां थी उनको भी नए रूप में प्रस्तुत किया गया। सबसे पहला प्रतिबंधित वस्तुओं के आयात को छोड़कर बाकी सारी वस्तुओं पर आयात के प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया गया। दूसरा, आयात पर लाइसेंस प्राप्त करना अब आवश्यक नहीं है। जिस भी वस्तु का आयात किया जा रहा है उस पर लाइसेंस लेना अब अनिवार्य नहीं रहा। आयात निर्यात विधि को और भी सरल बना दिया गया, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आयात निर्यात व्यापार किया जा सके। विदेशी पूंजी बाजार की स्थापना। विदेशों से जो पूंजी हमारे देश में लगाई जाती है उस बाजार की स्थापना की गई, जिससे विदेशी पूंजी में आसानी से वृद्धि की जा सके। आगे है राजकोषीय नीतियां। राजकोषीय नीतियों में भी कई बदलाव किए गए, जैसा कर प्रणाली में सुधार की गई, कर वसूली प्रणाली को सशक्त किया गया ताकि आसानी से कर वसूला जा सके और अधिक से अधिक सरकार की आय हो सके। उत्पादन एवं आयात करों को कम किया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन किया जा सके। अधिक से अधिक लोगों को कर के दायरे में लाया गया, क्योंकि हमको पहले नहीं पता था कि कितने लोग कर भुगतान कर रहे हैं या नहीं। इसके लिए अधिक से अधिक लोगों को कर के दायरे में लाया गया, जिससे सरकार का अधिक से अधिक मुनाफा आय हो सके और व्यय कम किए जा सके। आगे है मौद्रिक सुधार। मौद्रिक प्रणाली में भी कई सुधार किए गए। पहले बैंकों को पूरी तरीके से सरकार पर निर्भर हुआ करता था। बैंकों के सारा नियंत्रण रिजर्व बैंक द्वारा ही किया जाता था। अब धीरे धीरे बैंकों में जो जमा राशि है उस पर जो ब्याज दिया जाता है उसको निर्धारण करने के लिए बैंकों को स्वतंत्र कर दिया गया। बैंकों के द्वारा जो पूंजी लगाई जाती थी उसमें जो राष्ट्रीयकृत बैंक थे उनकी प्रवेश की अनुमति दे दी गई। निजी क्षेत्रों में बैंकों की स्थापना करने के लिए अनुमति प्रदान कर दी गई। बैंकों के लेखा जोखा सरल कर दिए गए, उसकी प्रणाली में बदलाव किए गए। अगला है पूंजी बाजार सुधार। जी हाँ बच्चों, जो पूंजी बाजार था उसमें भी कई सारे सुधार किए गए, जैसे अनिवासी भारतीयों को भारतीय कंपनी में निवेश की जो दर थी वह 5% से लेकर 24% तक बढ़ा दी गई। पूंजी बाजार को नियंत्रण करने के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना की गई, जिससे भारत का जो पूंजी बाजार है उसको अच्छे से संचालित किया जा सके। सार्वजनिक क्षेत्र में बॉन्ड एवं ऋण पत्रों पर जो ब्याज था उसका प्रतिबंध हटा दिया गया। अंशों के जो मूल्य निर्धारण का जो कार्य किया जाता था उसको स्वतंत्र कर दिया गया। अब अंशों का मूल्य कंपनियों द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। तो ये थे जो मौद्रिक थे, उन जो बैंकों पर जो नियंत्रण थे उनको स्वतंत्र कर दिया गया।
आर्थिक सहायता अनुदान कम करना। जी हाँ, पहले जो सरकार अनुदान दिया करती थी, सब्सिडी देती थी, अब उनको धीरे धीरे कम कर दिया गया है। निर्यात सहायता के रूप में सरकार द्वारा रोकड़ क्षतिपूर्ति द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती थी बच्चों। लेकिन पहले तो हम जान लें कि सहायता है क्या। सहायता से आशय सरकार विदेशों से कम मूल्य के आयात के बदले में देश के उद्योगों से कच्चा माल प्राप्त करके उसके मूल्य में जो अंतर आता था उस राशि का भुगतान करा करती थी, जिसे CCS कहा जाता है। अब उसको धीरे धीरे करके कम कर दिया गया है। आगे जानेंगे हम। मूल्य नियंत्रण को समाप्त कर दिया गया सरकार के द्वारा। अब पहले सरकार मूल्य नियंत्रण किया करती थी, जो मूल्य सरकार के द्वारा नियंत्रण कर दिया जाता था उसी को ही हमको आगे ले जाना पड़ता था, लेकिन धीरे धीरे ये नियंत्रण भी समाप्त कर दिया गया। अब हम जानेंगे बच्चों सरकारी नीतियों में जो परिवर्तन किए गए उससे उद्योग और व्यापार पर क्या क्या प्रभाव पड़े। सबसे पहला बहुराष्ट्रीय कंपनी का प्रभाव। जी हाँ बच्चों, हमारे देश में जब बाहर की दूसरे राष्ट्रों की कंपनियों ने आना शुरू कर दिया, जिससे हमें उसका फायदा होने लगा। उपभोक्ता प्रधान बाजार। अब का जो बाजार है वह उपभोक्ता को महत्व देता है। पहले उपभोक्ताओं को महत्व नहीं बल्कि व्यापार व्यवसाय अपने लाभ को महत्व दिया करते थे। अब जो नीतियों के अनुसार अब उपभोक्ता को पहले महत्व दिया जाता है। वस्तु एवं सेवाओं की मांग में वृद्धि होने लगी। जैसे ही सरकार की नीतियों में परिवर्तन आया तो उससे वस्तु और सेवाओं की मांग बढ़ने लगी। तकनीकी पर्यावरण। अब जो हमारा पर्यावरण है व्यवसाय के आसपास का वह टेक्नोलॉजी से भरपूर हो गया है। प्रतिस्पर्धा में वृद्धि। जी हाँ, अब हम अपनी प्रतिस्पर्धा विदेशों में स्थापित व्यवसाय और कंपनियों से भी कर सकते हैं। कुशल मानव संसाधनों की आवश्यकता होने लगी। निर्यात से आयात का समायोजन होने लगा। पहले ऐसा हुआ करता था कि विदेशों से माल ज़्यादा आता था जबकि हमारे देश से कम बाहर जाता था, जिससे हमें नुकसान होता था। अब आयात और निर्यात में दोनों में समायोजन होने लगा, दोनों बराबर की स्थिति में आने लगे। सार्वजनिक उपक्रमों का घटता क्षेत्र। पहले जो सार्वजनिक क्षेत्र बड़ा था, पहले सरकार के दायरे में बहुत सारे व्यापार आते थे, अब धीरे धीरे वह क्षेत्र घटने लगा है। तो यह तो बच्चों जो प्रभाव सरकार की नीतियों के पड़े हैं हमारे व्यापार और व्यवसाय पर। अब हम जानेंगे बदलते व्यवसायिक पर्यावरण में प्रबंधकीय जो क्रियाएं हैं वह कैसे बदली हैं, उनमें क्या क्या बदलाव आए। सबसे पहला उपभोक्ता प्रमुख बिंदु। जी हाँ बच्चों, अब जो प्रबंधक का सबसे पहला जो मेन बिंदु है वह है उपभोक्ता। उपभोक्ता के अनुसार ही व्यवसाय को संचालित किया जाता है। आधुनिक तकनीकी प्रबंधन के कार्य में अब आधुनिक नई नई तकनीकों का प्रयोग किया जाने लगा है। एकीकरण एवं अधिकरण। पहले एकीकरण जैसी क्रियाएं नहीं हुआ करती थी, अब एकीकरण करके अधिकरण करके व्यापार को संचालित किया जाता है। ब्रांड एवं उत्पादन। अब हम जो उत्पाद कर रहे हैं वस्तुओं को वह अच्छी किस्म की वस्तुओं का उत्पादन किया जा रहा है। प्रत्यक्ष विक्रय एवं वितरण। पहले क्या हुआ करता था, मध्य में कई लोगों के द्वारा हमारी वस्तुओं का विक्रय होता था, बीच की कड़ियां हुआ करती थी। अब धीरे धीरे वह कड़ियां हटती जा रही है और जो उत्पादन कर रहा है वह स्वयं ही उपभोक्ता तक वस्तुओं को पहुंचा रहा है, जिससे प्रत्यक्ष विक्रय हो रहा है। पूंजी संरचना। अब पूंजी बड़े रूप में संचालित हो रही है, बड़े रूप में किसी भी उद्योग के लिए उपलब्ध हो पा रही है। उत्पादन क्षमता में वृद्धि। व्यापार की नीतियों के बदले जो नीतियां बदली गई है सरकार के द्वारा उससे उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई है। प्रभावी वेतन एवं पारिश्रमिक। कई सारी नीतियां श्रमिकों के लिए भी बनाई गई जिससे उनको अच्छा वेतन प्राप्त होने लगा। सेवी वर्गीय प्रबंध। जो प्रबंध का कार्य था वह अब सेवी वर्गीय हो गया, सभी जगह प्रयोग करने योग्य हो गया है। तो बच्चों ये था थर्ड यूनिट जो यहाँ पर समाप्त होती है। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।